60 प्लस में हमारे मसल लॉस बहुत ज़्यादा होता है। एवरी 3 मंथ्स में आपका 5 to 10% मसल लॉस जो वो होता रहता है। अपने मसल्स को स्ट्रेंथन अप करके रखना है, बॉडी को मेंटेन करना है कि और मसल लॉस हो ना। इस स्टेज पे आके अगर आप बहुत सारा बोझ अपने मन पे, अपने दिमाग पे लेके चल रहे हो, वो सबसे बड़ा आपकी बीमारियों का रीज़न है। खुद ही उन्होंने रियलाइज़ किया होगा कि जब मेरा माइंड रिलैक्स होता है तो मेरी शुगर भी ठीक रहती है, मुझे डाइजेशन भी ठीक होती है, कॉन्स्टिपेशन भी ठीक होती है। तो उसके ऊपर वर्क करना ज़रूरी है। अगर आपको रीडिंग की आदत भी नहीं भी है, फिर भी थोड़ी सी इंटेलिजेंस माइंड को दो कि मैंने रीडिंग मेरा बेस्ट पार्ट है, रादर स्क्रोलिंग। एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो पूरा दिन सोता ही है, तो उसका सबसे ज़्यादा मेलाटोनिन होता है। और जब आप एज्ड हो जाते हो, अपनी एंड स्टेज पे आना स्टार्ट होता है, तो मेलाटोनिन उतना ही कम होना स्टार्ट हो जाता है। 9 बजे जो है वो घर की लाइट थोड़ी डिम कर दें, ताकि 10 बजे आपका हर रोज़ एक स्लीपिंग टाइम जो है वो एक आपका फिक्स होना चाहिए कि इस टाइम पे हमने सोना ही सोना है, चाहे नींद आए या ना आए। अपना डिनर जो है वो अर्ली टू अर्ली करें। जितना लेट डिनर करेंगे उतना आपको नींद में डिस्टर्बेंस होने वाली है। सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। सेहतनामा में हमने इससे पहले बात की 40 के बाद आपको कैसी डाइट लेनी चाहिए, 50 साल के अगर आप हैं तो कैसी डाइट लेनी चाहिए, और आज बात होगी अगर आप 60 साल की उम्र तक पहुंच गए हैं तो आप अपनी डाइट में, अपने खान पान में, अपनी जीवन शैली में कौन से बदलाव बहुत ज़रूरी हैं कि आप सेहतमंद रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। आज एक बार फिर हमारे साथ लाइफस्टाइल कोच और डाइटिशियन लवलीन कौर हैं। उनसे बात करते हैं, क्योंकि इससे पहले के एपिसोड में भी हमने उन्हीं से बात की थी। वो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, अगर अभी तक आपने नहीं देखे वो देख सकते हैं, और सेहतनामा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वेलकम मैम। थैंक यू। बहुत लोगों ने पसंद किए वो वीडियोस जिसमें आपने 40 प्लस डाइट, फिर 50 प्लस, डिमांड 60 प्लस की भी आई है कि 60 साल के भी बाद बताइए कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए जी आगे हेल्दी रहने के जी, लिए। मुझे ये लग रहा है कि जो अगर 60 प्लस की डिमांड आई है तो मतलब वो यूट्यूब या ये बहुत देखते हैं आजकल, है ना? यस। चलिए, तो 60 प्लस वाले अगर डायरेक्टली सुन रहे हैं तो मैं उनको सबसे पहले ये नमन करूंगी कि आप इस एज पे भी अगर आप स्क्रीन देख रहे हो तो प्लीज़ कम कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए ये हानिकारक हो सकती है अगर आप एक्सेसिव लेवल पे स्क्रीन का यूज़ कर रहे हैं। और 60 प्लस के अगर बच्चे देख रहे हैं और या फिर उनकी जनरेशन जो उनको वो चाहते हैं कि उनके पेरेंट्स जो हैं वो हेल्दी रहें, तो उनके लिए मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आपके पेरेंट्स आपके सबसे प्रीशियस गिफ्ट होते हैं, और उस गिफ्ट को आप जितना संभाल के रखना चाहते हो तो उनको कभी फोर्स मत कीजिएगा, कभी प्रेशर मत कीजिएगा कि आप ये मत खाइए, ये खाइए, ऐसे करिए, वैसे करिए। जब आप एक ऐसी रूटीन बना देते हैं ना किसी के साथ कि आपको, हमें पता है हम आपको आपको हेल्प करना चाहते हैं, हम आपको बता रहे हैं कि आपके लिए खाना बहुत ज़रूरी है, आप खाते नहीं हो, तो उनका फूड रिलेशनशिप ख़राब हो जाता है। तो उनका फूड रिलेशनशिप एक अच्छा बिल्टअप करने के लिए आप उनको कह सकते हो कि आप ही, हमने आपके लिए कुछ ये एफर्ट लगाए हैं, लेकिन उनके साथ वो वर्ड्स यूज़ करने की, यू आर नॉट, आप वो ऐसा नहीं कर रहे हो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चा बूढ़ा एक बराबर होता है और वो स्टबर्न हो जाते हैं कहीं ना कहीं। सो उस चीज़ में रिलैक्स रहें, क्योंकि उन्होंने इतना एक्सपीरियंस गेन किया है, धीरे धीरे करके वो इतना कुछ देख के यहाँ तक पहुँचे हैं। तो कुछ ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस होते हैं जो एकदम से नहीं कर पाएंगे। जैसे कईयों को चाय की आदत बहुत होती है, हम कहते हैं चाय हेल्दी नहीं है, मत पिया करो सुबह सुबह, इससे आपको जो है एसिडिटी इसीलिए होती है क्योंकि आप सुबह सुबह चाय पीते हो। लेकिन उनको पता होते हुए भी वो पीते हैं, क्योंकि उनकी मेंटल सेटिस्फेक्शन वहाँ पे, उनको लगता है कि जब जब तक सुबह सुबह एक कप चाय का नहीं होगा, पेट क्लियर नहीं होगा, या अपने पार्टनर के साथ बैठ के सुबह चाय तो पीते हैं और क्या करते हैं, और वही एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्टअप का एक सिनेरियो बनता है। सो दे एंजॉय दीज थिंग्स। सो जहाँ पर इस लाइफ स्टेज पे एक ऐसी मोमेंट्स चाहिए जहाँ पे वो मेंटल सेटिस्फेक्शन ज़्यादा हो। जितना वो मेंटली अपने आप को हील्ड महसूस करेंगे, मेंटली अपना हाइजीन मेंटेन करेंगे, उतना ही उनकी जो नरिशमेंट होगी वो कंप्लीट होने वाली है। सो यहाँ पर मैं 5 चीज़ें बताने वाली हूँ जो एक 60 प्लस के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, और 3 चीज़ें बताऊँगी जो 60 प्लस को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ठीक है? पहली चीज़ जो है वो ये है कि 60 प्लस में हमारे मसल लॉस बहुत ज़्यादा होता है। एवरी 3 मंथ्स में आपका 5 to 10% मसल लॉस जो वो होता रहता है, क्योंकि आपके अंदर ग्रोथ हार्मोन नहीं है। सो इस केसेस में हमें अपने मसल्स को स्ट्रेंथन अप करके रखना है, बॉडी को मेंटेन करना है कि और मसल लॉस हो ना। और अगर आपकी इन्वेस्टमेंट बाय 50 बहुत अच्छी थी, मतलब आपने अपनी बॉडी के लिए बहुत अच्छा इन्वेस्ट किया हुआ है, फिर 60 प्लस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपकी मसल स्ट्रेंथनिंग के ऊपर। मतलब अगर आपने 50 की उम्र में कोई
आपने जिमिंग की हुई थी, या फिर आपने 50 प्लस में बहुत हार्ड वर्क किया हुआ है, अपने हैंड वर्क आपने किया हुआ है, या फिर आपका एक्टिविटी ऐसा था जिसमें आपकी स्ट्रेंथ बहुत लगती थी, तो आपको 60 की उम्र में जो है वो कोई दिक्कत आती नहीं है ज़्यादा। लेकिन अगर आपकी 50-55 की उम्र में आप हमेशा ही सेडेंटरी रहे हो और आपकी एक्टिविटी बहुत कम थी, तो ऑब्वियसली आपको 60 में प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। अब जितनी प्रॉब्लम आगे उसको इतना रखें ताकि इंजरीज क्रिएट ना हो। सो उस केसेस में आपकी मूवमेंट एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर अभी भी आप खाना खाने के बाद मूव नहीं करते हो तो आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, या अगर आप ऑलरेडी डायबिटिक हो तो उस केसेस में भी आपने अपना शुगर लेवल मेंटेन करने के लिए खाना खाने के 5 मिनट के बाद की मूवमेंट हर 45 टू 50 मिनट में भी 1 घंटे के बाद अपने आप को एक्टिव रखना, ताकि सेडेंट्री मोड पे आपका शुगर लेवल ज़्यादा बढ़ता है। और हो सके कुछ ना होते हुए एटलीस्ट वैसी स्ट्रेचिंग या योगा रूटीन जो आपके मसल्स को थोड़ा स्टिफ ना होने दे, आपको एक्टिव रखे। और अगर आप में इतनी क्षमता है कि आप हफ्ते में 2 दिन कुछ ऐसी एक्टिविटी कर सकते हो जिसमें आपकी स्ट्रेंथ गेन अप हो, जैसे कुछ फिजियोथेरेपी के कुछ ऐसे ऐसी पोस्चर्स होते हैं जो आपकी स्ट्रेंथ गेन करने में हेल्प करते हैं, तो वो आपके लिए एक मैंडेटरी एक्टिविटी होनी चाहिए, मतलब करनी ज़रूरी है। उसके बिना आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ जितनी कम होगी उतनी लॉन्जिविटी, उसकी उम्र जो है उतनी आपकी कम होती रहेगी। यानी कि जो मैं समझ पा रही हूँ, एक तो आप चलते फिरते रहिए, जी जी है ना, एक्टिव रहिए। जी ऐसा नहीं कि अब हम बुढ़ापे में हैं तो, क्योंकि मुझे लगता है कि बॉडी शायद ये कहती है नहीं बैठे रहो, जी बिल्कुल, वो रेस्टिंग मोड आपकी बॉडी डिमांड करती है, आपकी बॉडी लेजी हो जाती पर है। आपको अपने को खींच के चलना फिरना है। बिगनिंग लेवल पे तो ज़रूर खींचना पड़ता है, क्योंकि वो चैलेंजिंग होता है, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हो, आपको अपने नेस्ट में रहने की आदत है। अब आपको थोड़ा सा तो दिक्कत लगेगी कि ये बड़ा मुश्किल काम है मुझे करने के लिए, बट शुरू के अगर 21 या 30 दिन तक अगर आप थोड़ा सा एफर्ट लगाओगे, माइंड को रेडी करने की बात है, मेंटली अगर आप प्रिपेयर हो जाओगे तो फिर आगे चल के ये गाड़ी चल पड़ी और आप खुद अपने आप को मैनेज कर एक सकते तो हो। चलते फिरते रहे, थोड़े बहुत घर के काम आप करते जी रहें, जी जी जी, बहुत फिजिकल जरूरी है मुझे एक्टिविटी, लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा नहीं कि अब मेरी उम्र होगी तो मैं बैठ जी जी जाऊं। जी, औरों को काम मिल गया और मैं तो कोई काम नहीं करना है, तो अपने आप को थोड़ा इंडल्ज करके रखिए, अपने माइंड को भी अपनी बॉडी को भी। राइट, तो जो आपने कहा कि एक्टिविटी करनी है, वो आप वॉक भी कर सकते हैं और कुछ योगासन यस अंडर वॉक, सुपरविजन। यस वॉक इज लाइक अ फिजिकल एक्टिविटी जो इस उम्र में तो एक ना कहते हुए आपको करनी करनी है। ठीक है, मतलब ये सोच के चलो कि आज अगर आप कहते हो ना 10,000 स्टेप्स हम करते हैं, तो वो आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो जो डेली की रूटीन में करते हो। जब आप रिटायर हो चुके हो और आपके पास कोई काम नहीं है, फिर आपको होता है कि 10,000 स्टेप्स हम वैसे ही नहीं करते हैं, हम स्पेशली जाते हैं नेचर में जाके ताकि हम वो मूवमेंट एक्टिविटी करते हैं, तो दैट्स लाइक अ वॉकिंग। तो वॉकिंग इज लाइक अ फिजिकल एक्टिविटी जो करनी जरूरी है। एक होता है एक्सरसाइज रूटीन करनी है, एक्सरसाइज मतलब जिसमें आपने सुबह योगा आसनास करने हैं, या कोई फिजियो की कोई ऐसी एक्सरसाइज करनी है जिसमें आपकी मसल स्ट्रेंथन अप हो, और वो तो वो सीखी जा सकती है। डेफिनेटली सीखी जा सकते हैं। योगा एक्सपर्ट्स के साथ, फिजियोथेरेपिस्ट के साथ आप ये चीज़ें सीख सकते हो। ओके, वो सीखे और वो आपकी बॉडी के हिसाब से कि आपको कोई इंजरी ना हो, या बिल्कुल। आपकी बॉडी में कोई होता है ना, बोन डेंसिटी कम हो जी जाती है, जी आपकी जी जी, बोन्स वीक हो जाती है, ट्रू तो ट्रू, ज़रूर एक बार कंसल्ट करके आप बिल्कुल। फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइजेस जी जी जी, आप शुरू कर इनफैक्ट सकते हम हैं। संतुष्टि में हमारा मेन गोल ये होता है कि whosoever the 60% पीपल कम, दे वी ऑलवेज सजेस्ट, हम हमेशा ये बताते हैं कि खाने का रूटीन आपका एक बेस है, वो एक फाउंडेशन है। हाँ, लेकिन साथ साथ में आपने योगा स्टार्ट करा तो भी अब योगा एक्सपर्ट टू टीच देम कि किस तरीके से आपने अपनी वजह से, कईयों को घुटनों में दर्द है, उनको लगता है हमारा फ्रोजन शोल्डर है, इस एज में ये प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आपने कैसे आसनास करते हैं तो हमारे योगा एक्सपर्ट बताते हैं, उनको फिजियोथेरेपिस्ट हमारे बताते हैं कि आपने कैसे जी। फिजियोथेरेपी में क्या चीज़ें आपने इंक्लूड करनी है। और जो भी लोग ये सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, वो जहाँ भी रह रहे हैं, आप जी ये हम चंडीगढ़ की बात करें, आप जी, चंडीगढ़ में ऑनलाइन संतुष्टि। कंसल्टेशंस भी अब हाँ, अवेलेबल होती हैं आजकल, हाँ, तो वो ऑनलाइन चीज़ें भी भी। है, और या आपके आसपास कुछ अच्छे यस, एक्सपर्ट हों, बिल्कुल, तो वो आप भी आप सलाह कर ले सकते सकते हैं, हैं, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। राइट, ये तो हुआ बात एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी की, जी, पहला। जी, पहली चीज़। और इसके साथ प्रोटीन का कंटेंट हमें कवर अप करना ज़रूरी है, ठीक है? क्योंकि आपकी मसल टिश्यू मास जो है वो प्रोटीन से ही बनती हैं, और प्रोटीन एक बिल्डिंग ब्लॉक है आपका, अमीनो एसिड जो है वो हमारे यहाँ से मिलते हैं। और जैसे-जैसे आप एजिंग की तरफ जाते हो, आपके गट में इतना क्षमता नहीं रहती है कि वो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सके, ठीक है? इतनी कैपेसिटी नहीं है। तो क्या होता है कि अगर उनको हाई प्रोटीन डाइट दी भी जाती है ना, तो उनको या तो ब्लोटिंग होती है, या एसिडिटी हो जाती है, या उनको बर्प्स का इश्यू आता है, उनको डायरिया लगता है भी हो जाता है कि कई बार। डायरिया, सम केसेस जिसमें गट बहुत कॉम्प्रोमाइज़्ड है, ठीक है? अदरवाइज़ मोस्टली ये देखने को मिलता है कि एज्ड पीपल दे कांट डाइजेस्ट हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम। सो उस केसेस में हम उस चीज़ को डिवाइड करके यूज़ करते हैं, लेकिन प्रोटीन को टोटली एलिमिनेट नहीं करना है। ये नहीं कि मेरा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो मैंने दालें बंद कर दी हैं, या मुझसे तो प्रोटीन खाने से मुझे एकदम से मुझे कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई गट रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो मैंने पनीर बिल्कुल हैवी नहीं लगता खाया। है। तो उसको एक ऐसी टेक्नीक के साथ फिर हम सजेस्ट करते हैं ताकि वो डाइजेस्ट भी हो जाए और आपको वो जो है वो प्रॉब्लम भी क्रिएट ना वो करे। सो कैसे? प्रोटीन दैट
नीड्स एक्सपर्ट हेल्प दैट ओके। डिपेंड्स फ्रॉम द बॉडी टू बॉडी कि आपके क्या प्रेजेंट सिम्टम चल रहे हैं, तो उसको हमें किस तरीके से डिवाइड करना है, तो दैट विल हेल्प यू टू गेन दैट नॉलेज कि एग्जैक्टली मुझे प्रोटीन लाने के लिए क्या क्या चीज़ों को कवर अप करना पड़ेगा। तो प्रोटीन रिच फूड जैसे दालें, अगर वेजिटेरियन है नट्स तो? हैं, आपके आमंड्स हैं, कैशू नट्स हैं, वॉलनट्स का इंटेक है, सीड्स, पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर, सेसमे, इन सब चीज़ों का इंटेक हो गया। डेयरी के प्रोडक्ट्स हो गए, मिल्क, कर्ड का इंटेक, पनीर का इंटेक हो गया, टोफू का इंटेक हो गया। आपकी नॉन वेज अगर आप खाते हो तो बहुत अच्छी बात है, एगिटेरियन एग्स का इंटेक हो गया, ब्रोकली है, पीस का इंटेक है, और सत्तू दालें का हैं, इंटेक है, हाँ। लेग्यूम्स, राजमा, चने, लोबिया, सोयाबीन, ये कितना सब कुछ है। चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं। हुँ। ठीक है, तो ये ज़रूर खाइए। बिल्कुल। ये सोच के कि मुझे इससे प्रॉब्लम हो रही है, छोड़ मत दीजिए, बस बल्कि उस प्रॉब्लम का, अगर आप आपको रूट ब्लोटिंग कॉज है या निकालिए। कुछ और स्टमक इश्यू है तो आप उसका इलाज जी, करके जी, जी, बट बिल्कुल, खाइए। लेना ओके। ज़रूरी है, ठीक है। दूसरी चीज़ इसमें हम बात करना चाहेंगे कि द कंटेंट ऑफ विटामिन डी एंड बी12, जैसे हमने बी12 के बारे में बात की थी, तो बी12 डेफिशिएंसी मोस्टली एज पीपल में ज़्यादा देखने को मिलती है, और विटामिन डी इस केसेस में बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, क्योंकि विटामिन डी हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, ठीक है। और आपका कैल्शियम इस उम्र में हड्डियों के लिए, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया, जो कि एज मेनोपॉज के बाद जो है वो सबसे ज़्यादा दिखता है, तो उस केसेस में आपका कैल्शियम एब्जॉर्प्शन आपकी विटामिन डी के ऊपर डिपेंड करता है। सो विटामिन डी के लिए सिर्फ सनलाइट तक हम डिपेंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सन का भी जो रेज है वो हम एक स्पेसिफिक टाइम के लिए ले सकते हैं, सुबह या शाम के टाइम पे, जो इतना कवर अप नहीं करता है। उस केसेस में विटामिन डी के सप्लीमेंट भी हमें लेने पड़ते हैं, जो कि 60,000 इंटरनेशनल यूनिट के बेसिस के ऊपर जो वो सजेस्ट किए जाते हैं, वीकली लिए जा सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपका कितना लेवल्स आ रहे हैं, तो उस अकॉर्डिंगली वो सजेस्ट होता है। और विटामिन डी के सप्लीमेंट के साथ कैल्शियम का सप्लीमेंट तब सजेस्टेड होता है अगर आपकी डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, जैसे आपको 60 प्लस में मोस्टली डॉक्टर्स ये रिकमेंड कर देते हैं कि कैल्शियम का टैबलेट ले लो, बट वी सजेस्ट कि कैल्शियम के पहले सोर्सेज को कवर अप करो, जैसे कि आप सेसमे, तिल 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 ले हो गया, सकते हैं। तिल, रागी का इंटेक हो गया, टोफू का इंटेक हो गया, और मिल्क प्रोडक्ट्स का इंटेक हो गई, दही कितना अच्छा दही, सोर्स है कर्ड कैल्शियम बहुत का। वेरी गुड मतलब आप सोर्स। 60 की एज में भी आप सजेस्ट करते हैं कि आप खाने से जी, कैल्शियम जी, लें। जी, जी, प्रेफरेबली अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट कैल्शियम जो है वो फुलफिल नहीं हो पा रही, क्योंकि मैं खा नहीं पा रहे हैं, हम नट्स नहीं खा पा रहे हैं, या हम दूध नहीं पी पा रहे हैं किसी रीज़न की वजह से, या किसी भी रीज़न की वजह से ये आप चीज़ें नहीं ले पा रहे हो, तो उस केसेस में होता है कि आप कैल्शियम का टैबलेट लो, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट नहीं लेना है, कैल्शियम सिट्रेट का इंटेक जो है वो ज़्यादा सजेस्टेड रहता है, ये क्योंकि लिखा ये होता है हाँ, उसमें उसमें टैबलेट में टैबलेट? होता है। ये तो शायद हम कभी देखते भी जी, नहीं जी। है। कार्बोनेट जो होता है वो इस कार्बोनेट इज़ लाइक, जैसे हम चूना हम कहते हैं ना, तो वो चीज़ होती है। उसको हम अगर आप उसको बहुत एक्सेस अमाउंट में लेना स्टार्ट कर देते हो तो आपकी किडनी के ऊपर भी असर डाल सकता है। तो किडनी स्टोन होने के चांसेस हो सकते हैं। तो यू नीड टू बी इन टच विद योर डॉक्टर एंड विद योर एक्सपर्ट कि मुझे कौन से वाला जो है वो लेना चाहिए मेरी बॉडी कंडीशन के अकॉर्डिंगली। वैसे कैल्शियम सिट्रेट जो है वो ज़्यादा बेटर इसलिए रहता है क्योंकि वो आपकी बॉडी में बेटर एब्जॉर्ब कर जाता है और वो आपको कोई किडनी स्टोन के इश्यूज़ नहीं होने देता है। राइट। तीसरी चीज़ हमारी होती है कि आपका यहाँ पर फाइबर का इंटेक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज आप इस एज पे आके ना आपको भूख कम लगती है, हाँ। जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हम एक बार खाते हो तो मुझे भूख ही नहीं लगती है, हुँ। मेरा मन ही नहीं करता है, तो इसकी वजह से आप फाइबर कम कर देते हो और दैट लीड्स टू कॉन्स्टिपेशन और एनी काइंड ऑफ अदर, उसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन का, कब्ज का मेटाबॉलिज्म वीक हो इश्यूज है। जाता है इसलिए भूख कम मेटाबॉल लगती हाँ है? बिल्कुल, मेटाबॉलिक रेट भी स्लो डाउन हो जाता है और आपकी बॉडी, जैसे कहते हैं ना कि ये स्टेज होती है जहाँ पर आप योगी स्टेज पे आ जाते हो, भोगी स्टेज पे नहीं हो। भोगी स्टेज होती है कि काम करो, खाओ, काम करो। अब यहाँ पे होता है कि अब आपकी बॉडी एक स्लो मोड पे आ गई है, स्लो पॉज काम मोड भी पे आ आपने गई है, कम काम कर कम दिया कर है, दिया उस है, वज़ह से बॉडी की माइंड भी आपका रिक्वायरमेंट। एक्स्ट्रा वर्क जोन में नहीं है, माइंड अब एक गाड़ी है, गाड़ी चल चल के घिस जाती है, ऑब्वियसली उसको फ्यूल की इतनी रिक्वायरमेंट, क्योंकि अब गाड़ी चलानी नहीं है हमने ज़्यादा, गाड़ी पार्किंग में लगने वाला टाइम है, तो पार्किंग में अगर इंजन खुला छोड़ देंगे और वो चलता रहेगा तो वो सड़ जाएगा। तो अगर आपने अपनी बॉडी को, आपको लग रहा है कि मुझे अब मैं इतना काम नहीं कर रही हूँ और बॉडी को हम एक्स्ट्रा अमाउंट में या तो बहुत ज़्यादा खिला रहे हैं या बहुत ही कम खिलाएंगे तो वो इम्बैलेंस हो जाएगा। तो आपका फाइबर कंटेंट कवर अप करने के लिए देखो कि आपको भूख कब लगती है, तो उसके आसपास अपना फाइबर कंटेंट कवर अप करो ताकि एपेटाइट भी मैनेज हो जाए। जैसे कि हम सुबह फ्रूट खा ले एक बार, कुछ कैरेट का इंटेक बीच में हमने एक बार ले लिया, गाजर। ठीक है, गाजर का इंटेक हमने ले लिया, और हमने बीच की रूटीन में कभी कोई हर्बल ड्रिंक जैसे लेमन ग्रास की टी ले ली, पुदीने के पत्ते का पानी पी लिया, और हमारी ये जो जिनको ब्लड प्रेशर का इशू है, हिबिस्कस टी का इंटेक हमने ले लिया। तो ये चीज़ें जो है वो आपका एक हाइड्रेशन मेंटेन कर देती है, क्योंकि इस एज में हाइड्रेशन भी बहुत कम हो जाती है, पानी भी बहुत कम कम पीते हैं कई लोग, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा पानी पीते हैं और खाना कम खाते हैं, ऐसे लोगों को भी हमने सुना है। सो ये इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए, हाइड्रेशन एंड फाइबर का कंटेंट जो है वो बिल्कुल बैलेंस तरीके से होना चाहिए ताकि बॉडी की नरिशमेंट कंप्लीट हो सके। चौथी चीज़ यहाँ पर हम फोर्थ नंबर 4 वी नीड टू टॉक अबाउट, इसमें
मोस्टली ये देखने को मिलता है इस एज पे लोनलीनेस बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है? या तो डिप्रेशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, अकेलापन। एंग्जाइटी, यस, क्योंकि या तो बच्चे बाहर चले गए होते हैं या बच्चे आसपास नहीं होते हैं और आपको लगता है कि टाइम हमारा कैसे निकलेगा, या फिर आपका पूरी लाइफ में कुछ ना कुछ आपने एक्सपीरियंसेस ऐसे किए होते हैं जो आप उसको कैरी करके जो वो बैगेज को कैरी कर रहे होते हो। तो उस केसेस में आपका हाइजीन मेंटेन करना, मेंटली स्ट्रेंथन अप होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप इस स्टेज पे आके अगर आप बहुत सारा बोझ अपने मन पे, अपने दिमाग पे लेके चल रहे हो, वो सबसे बड़ा आपकी बीमारियों का रीज़न है। आपकी हर तरह की बीमारी, फ्रॉम डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल इश्यूज, ये सब आपके मन से ही स्टार्ट हो रही है। अगर मन हल्का हो रहा है, माइंड आपका रिलैक्स हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपके सारे हार्मोन्स जो है वो करेक्टली वर्क करेंगे। और आप ये खुद ही उन्होंने रियलाइज़ किया होगा कि जब मेरा माइंड रिलैक्स होता है तो मेरी शुगर भी ठीक रहती है, मुझे डाइजेशन भी ठीक होती है, कॉन्स्टिपेशन भी ठीक होती है। तो उसके ऊपर वर्क करना ज़रूरी है। उसके लिए सिर्फ कहने पे नहीं होता है कि आप पॉजिटिव सोचो या हमेशा अच्छा अपने माइंड को लेके चलो। उसके लिए कुछ एक्टिविटीज़ करनी ज़रूरी है। तो अगर आप 60 प्लस की एज में है तो आपके लिए एक्टिविटी है कि आप रीडिंग के ऊपर ज़्यादा इंडल्ज करो, किताबें पढ़ें। किताबें पढ़ें। कि जितना अगर आपको रीडिंग की आदत भी नहीं भी है, फिर भी थोड़ी सी इंटेलिजेंस माइंड को दो कि मैंने रीडिंग मेरा बेस्ट पार्ट है, रादर स्क्रोलिंग, क्योंकि आजकल की लाइफ में स्क्रोलिंग ज़्यादा। स्क्रीन, फोन पे स्क्रीन चलाने से अच्छा है कि आप कुछ अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें। किताबें पढ़ें। माइंडफुलनेस की बहुत सारी बुक्स होती हैं जो आपके माइंड का पर्सपेक्टिव चेंज करती हैं, लाइफ को देखने का नज़रिया चेंज कर कुछ देती हैं। सजेस्ट कर सकती हैं आप? जी बिल्कुल, डू नॉट स्टफ द स्मॉल स्टफ बाय रिचर्ड कार्लसन इज़ वेरी गुड बुक। अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो वो बहुत ही अच्छी बुक है जो आपकी लाइफ में बहुत सूदनेस लेके आती हैं, रिलैक्सेशन लेके आती हैं, माइंड को स्लो डाउन करने में भी हेल्प कर देती हैं। एंड गुड वाइब्स गुड लाइफ बाय वैक्स किंग इज़ वेरी गुड बुक। ज़ेन जापानीज ऑथर की एक बुक है, ज़ेन द आर्ट ऑफ लिविंग, दैट्स ऑल्सो वेरी गुड और बुक। मुझे लगता है इसके हिंदी वर्जन भी होंगे। हाँ जी, हिंदी वर्जन्स भी होंगे इन दैट केस। हिंदी वर्जन्स में भी बहुत सारी खुशियों के रिलेटेड बहुत सारी बुक्स होती हैं, माइंडफुलनेस की। एक बार आप सर्च करने बैठेंगे तो बहुत सारी रिकमेंडेशंस आपको आती हैं। सो स्टार्ट रीडिंग दोज़ बुक्स, क्योंकि इससे आपकी लोनलीनेस, क्योंकि फ्रेंड्स का सबसे अच्छा रोल बुक्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा निभाती हैं। तो वो अगर आप उसके ऊपर इंडल्ज करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। नेचर एक्टिविटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिन में एक एटलीस्ट दिन का आधा घंटा जो वो नेचर का सनराइज, सनसेट या ग्रास पे वॉक करना, वो आपके माइंड को बहुत अच्छा रिलैक्स कर देता है। तो वो एक एक्टिविटी आप एक डेली का एक डिसिप्लिन बना के रखें कि ये रिक्वायरमेंट है, मेरी पिल है कि मैंने नेचर कनेक्टिविटी कुछ ना कुछ करनी ही है। राइट। ठीक है। और लास्ट हम बात करेंगे कि आजकल के लाइफस्टाइल में नींद सबसे ज़्यादा जो है वो लोग यहाँ पर कहते हैं 60 प्लस में मैं इस पे आ रही नींद थी, मुझे लगा आप अपने 5 पॉइंट कंप्लीट करिए, फिर मैं नींद पर पूछूंगी, अच्छा क्योंकि नींद नहीं लोग को आती है, आती नहीं नहीं है। है बिल्कुल और 60 नींद प्लस में आ गई तो खुल खुल जाती है। जाती है जी। तो वो उसके बाद आप पूरा दिन परेशान होते हो और यस उसके बाद यस वो यस कॉर्टिसोल यस हार्मोन भी बढ़ जाता है। जी जी। उसके साथ संबंधित और समस्याएं होती हैं। हम्म। नींद पर प्रॉब्लम ये है, मैंने 5वां सोना पॉइंट चाहते इसीलिए हैं कहा, बिल्कुल। पर नींद ही नहीं आ रही, तो जी कैसे जी सोएं, जी क्या जी। करें? देखिए, स्लीप इस एज पे आके कम होती ही होती है, पहले तो ये एक्सेप्ट करें, क्योंकि आपका मेलाटोनिन हार्मोन अब ज़्यादा रिलीज नहीं करेगा। जो बेबी होता है उसकी कितनी ज़्यादा स्लीप होती है, एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो पूरा दिन सोता ही है, तो उसका सबसे ज़्यादा मेलाटोनिन होता है। और जब आप एज हो जाते हो, अपनी एंड स्टेज पे आना स्टार्ट होता है, तो मेलाटोनिन उतना ही कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो मेलाटोनिन हार्मोन जो है हमारा स्लीपिंग हार्मोन, जितना कम होता है उसमें क्वालिटी स्लीप का ज़्यादा रोल होता है एज कम्पेयर टू क्वांटिटी स्लीप। ओके। तो इसीलिए कई ऐसी साइंस रिलेटेड अगर मैं बात करूं, दे आर सर्टन स्टडीज ऑन एल्डरली पीपल विच शोज कि जो लोग सिर्फ 4 घंटे भी सो रहे थे ना स्लीपिंग इस एज पे आके, उनकी भी बॉडी जो है वो बेटर रिस्पॉन्स दे रही थी, इवन इफ पीपल आर स्लीपिंग फॉर 8 आवर्स। ठीक है, अगर उनको कोई दवाई दे के भी सुलाया जा रहा था तो उनकी बॉडी में इतना ज़्यादा कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं था। लेकिन जो लोग एक हेल्दी रूटीन दिन के टाइम पे फॉलो करते हैं, अगर वो 4 घंटे भी सोते हैं तो उनकी बॉडी का रिकवरी जो है बहुत अच्छी होती है, उनकी रिपेयर बहुत अच्छी हो जाती है, ऊपर सुबह उनका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहता है। तो 4 घंटे गहरी नींद, गहरी नींद, क्वालिटी डीप स्लीप डीप मतलब क्वालिटी स्लीप। क्या है? क्वालिटी स्लीप होता है जब आपको लगे कि जब मैं सोया तो मुझे मुझे ऐसा लगा कि मैं कहीं था, मुझे पता भी नहीं चला, और 4 घंटे में कब गुजर के पता भी नहीं चला, क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमें पता तो नहीं चलता ना कितने घंटे गुजर रहे हैं, हाँ। है ना। सो वो डीप साउंड स्लीप होती है हमारी। तो अगर 4 आवर्स भी अगर आप स्लीप कर रहे हो तो दैट गिव्स यू दैट एनर्जी कि जो सुबह उठ के आपको बेटर महसूस करवाए। तो क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है एज कम्पेयर टू क्वांटिटी। नहीं है तो फिर क्या करें? अगर नींद ही नहीं आ रही है अच्छा और नींद
क्वालिटी स्लीप नहीं है, फिर क्या करना चाहिए? इन दैट केस अगर आपको नींद नहीं आती है तो आपको रात की रूटीन को देखना पड़ेगा कि आप कहाँ मिस कर रहे हो चीज़ों को। रात के 9 बजे के टाइम पे अगर आपके घर की लाइट डिम हो जाती है तो इसका मतलब है आपका मेलाटोनिन रिलीज करने के लिए रेडी है। अगर आपकी रात को डिम आपकी घर की लाइटें इतनी ज़्यादा तेज़ हैं जो 10-11 बजे तक कॉन्टिन्यूसली चलती रहती हैं, उससे आपका मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज नहीं कर पाएगा। तो घर की रूटीन के ऊपर वर्क करना पड़ेगा कि आप 9 बजे जो है वो घर की लाइट थोड़ी डिम कर दें, ताकि 10 बजे आपका हर रोज़ एक स्लीपिंग टाइम जो है वो एक आपका फिक्स होना चाहिए कि इस टाइम पे हमने सोना ही सोना है, चाहे नींद आए या ना आए। आपने उस टाइम पे बेड पे जाना ही जाना है, ताकि आपके माइंड को प्रोग्राम किया जाए कि इस टाइम पे आपका एक रेगुलर मोड है उस हार्मोन को रिलीज करने का। तो जब आप बेड पे जाते हो तो कुछ एक्टिविटीज करनी जरूरी है, जैसे कि बेड पे जाने के टाइम पे आपने कोई डीप कामिंग म्यूजिक आपके रूम में लगे, ताकि आपके माइंड को प्रोग्रामिंग हो कि अच्छा ये म्यूजिक लगता है तो ये नींद आने वाला साइन है। ठीक है, भ्रामरी भी कहते हैं, कर ब्राह्मणी सकते हैं। प्राणायाम जो है वो सेकेंडरी स्टेप है। सबसे पहले म्यूजिक लगेगा, उसके बाद देन यू कैन स्टार्ट डूइंग सम डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, जिसमें ब्राह्मणी प्राणायाम भी होते हैं। डीप ब्रीदिंग में हमारी कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है जो इनहेल एंड एक्सहेल करने से आपको, जैसे लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग कहा जाता है, तो लेफ्ट आपने राइट नॉस्ट्रल को जो है वो बंद करना है और लेफ्ट से जो है वो इनहेल एक्सहेल करना है। अनुलोम विलोम अनुलोम यही विलोम होता इज है? फ्रॉम द राइट एंड लेफ्ट। ओके, ठीक है, इसमें इसमें क्या होता है करना कि है? सिर्फ इसमें लेफ्ट साइड से जो है वो इनहेल एंड एक्सहेल करना है। आपका राइट बंद है और लेफ्ट से इनहेल एंड एक्सहेल सिर्फ किया एक जाता तरफ से है, एक करना तरफ है से किया आपने, जाता है। ये राइट साइड, बंद दाहिना जो करनी है, है ये जी जी, नाक बंद करके यहाँ से लेफ्ट से ही सांस आपने लेनी है और एक्सेल सांस करनी छेड़नी है, छोड़नी है, छोड़नी है, कॉन्टिन्यूसली करते और रहना मुंह है। बंद होना चाहिए, मुंह मुंह बंद से होना नहीं। चाहिए, मुंह से नहीं है। कॉन्टिन्यूसली जब आप करते रहते हैं तो आपका माइंड जो है वो आपका रिलैक्सिंग मोड पे जाना स्टार्ट हो कितनी जाता देर? है। बहुत दैट इंपॉर्टेंट है ये। डिपेंड्स दैट डिपेंड्स फ्रॉम द पर्सन टू पर्सन कि उसकी कितनी पावर है उस चीज़ को होल्ड करने की। ठीक है, क्योंकि इसे मेडिटेशन कहते हैं, है ना। मेडिटेटिंग पॉइंट पे बंदे को इतना कई बार वो इसमें मज़ा आता है कि वो इसको करते करते ही वो लेट जाता है, वो सो जाता है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मेरा उसमें भी मेरा बिल्कुल भी मेरा मन नहीं लग रहा है, तो बिगनिंग में आपको कॉन्टिन्यूसली ये करना पड़ेगा, क्योंकि शुरू शुरू में आपको ये फीलिंग नहीं आती है, बट वंस यू कीप रिपीटिंग तो ऑब्वियसली माइंड जो है वो इस तरीके से आपका बिहेव करेगा कि अभी इमेजिन करेगा कि अच्छा ये इस टाइम पे ऐसी ब्रीदिंग होती है तो आई नीड टू स्लीप। ठीक है, ओके। तो वो चीज़ हमें कॉन्टिन्यूसली रिपीट करनी पड़ेगी। और रात को सोने से पहले आप अपनी तलियों पे, अपने पैरों की तलियों पे जो है वो आप सेसमे ऑयल थोड़ा सा वार्म करके, तिल का तिल का तेल। तेल जो है उसको हम जो है वो मल सकते हैं, उसको इस तरीके से सर्कुलर मोशन पे लगाएं ताकि ब्लड सर्कुलेशन आपकी बेटर हो जाए और आपको नींद लाने में भी हेल्प मिलता है, क्योंकि आपका न्यूरॉन की एक्टिविटीज़, आपकी ब्रेन की एक्टिविटी जो है वो थोड़ी स्लो डाउन हो जाती है, कि आपका पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक सिस्टम होता है हमारी ब्रेन में, तो वो आपका रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाता है। और अगर आप देसी घी भी लगाना चाहते हैं तो कांसा का टूल्स आते हैं। कांसा टूल्स में हम अपने देसी घी जो है वो लगाकर उसको कॉन्टिन्यूसली अगर आप रब करते हो तो उससे टॉक्सिटी जो है वो रिमूव होती है, हमारा माइंड भी रिलैक्स करता है और हमारी लिवर फंक्शनिंग भी बेटर होती है। तो कांसा टूल्स। कांसा टूल्स, ठीक है। ओके, ये क्या होते हैं? कांसा टूल इज लाइक जैसे हमारे बर्तन होते हैं तो उसी तरीके से वुडन स्टिक के साथ आगे जो है वो एक कांसा का मेटल लगा होता है। अच्छा। तो उसको हम देसी घी लगाएं और साथ में उसको मसाज करें तो उससे आपका ब्रेन भी जो है वो रिलैक्स फील करेगा रात को। और कुछ खा सकते हैं जिससे हाँ, अच्छी नींद खाने की आए? रूटीन में मैग्नीशियम रिच फूड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो मैग्नीशियम आप रात को अपना डिनर जो है वो अर्ली टू अर्ली करें। जितना लेट डिनर करेंगे उतना आपको नींद में डिस्टर्बेंस होने वाली है। तो अर्ली डिनर जो है वो आपकी नींद लाने में हेल्प करता है। रात के टाइम पे राइस बेस्ड अगर आप चीज़ें खाते हैं तो आपको नींद बेटर लाने में हेल्प करता है, क्योंकि राइस इज़ लाइक अ काइंड ऑफ कार्ब्स जो माइंड को रिलैक्स करता है। तो खिचड़ी, दाल, राइस का इंटेक हो सकता है। कैमोमाइल टी जो है वो रात को कईयों को नींद लाने में हेल्प करती है। और जो मैग्नीशियम रिच फूड, जैसे कईयों को नाइट क्रेविंग्स होती हैं और नींद नहीं आ रही है, भूख लग जाती है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे कैन मेक यूज ऑफ कैश्यू नट्स। ये मखानों का इंटेक ले सकते हैं। पिस्ताचूज जो हैं 6 से पिस्ता। 8, पिस्ता जो है वो 6 से 8 जो है वो उसको लिया जा सकता है, विच इज़ अ सोर्स ऑफ मैग्नीशियम, जिससे नींद आने में हेल्प मिलती है। बस आपकी हेल्थ ठीक होनी चाहिए, अगर पिस्ता खाना है तो हार्ट भी जी जी हेल्दी जी, होना चाहिए। हाँ वो ये है कि आप दिन की रूटीन में क्या कर रहे हो वो आपकी रात की रूटीन को देखेगा कि आपने कितने अमाउंट में क्या चीज़ लेनी है। ये तो है क्या करें, अब क्या नहीं करना है 60 से ऊपर की उम्र के लोगों को? इसी चीज़ को हम कहें कि अगर नींद लाने के लिए जो हम कह रहे थे, अगर नींद लाना चाहते हो तो ये मत कीजिएगा। मतलब आपने अब ये ध्यान रखना है कि रात को सोने से 1 घंटे पहले और सुबह उठते बिल्कुल भी आपने स्क्रीन यूज़ नहीं करनी है। अगर सुबह उठते ही आपका फ़ोन, अगर आपका आपने अलार्म भी आप यूज़ करते हो तो वो भी मैं सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप फ़ोन पे अलार्म को यूज़ करो, जिससे आपका रात की नींद आपकी डिस्टर्ब होती है। सुबह जो आपकी सन की रेज़ होती हैं वो आपके मेलाटोनिन को रिलीज़ करने की पावर देती हैं। तो अगर सुबह की रूटीन अच्छी होगी तो रात को नींद लाने में हेल्प करेगी। सो डू नॉट मेक यूज ऑफ your screen, your gadgets an hour before going to bed and when you are going and when you wake up.
तो इस टाइम पे इस गैप में जो है वो ट्राई करो कोई और एक्टिविटीज़ हो, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज हो, माइंडफुल रीडिंग हो, नेचर कनेक्टिविटी हो, ताकि माइंड रिलैक्स और नींद लाने में हेल्प हो जाए। दूसरा, प्लीज अवॉइड टी एंड कॉफी विद मील, एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ टी इनटेक। जितना ज़्यादा अगर आप खाने के चाय साथ कोई चाय कॉफी नहीं मत पीनी लीजिए, है। ताकि आपका आयरन जो है वो एब्जॉर्ब हो जाए और आयरन का इंटेक हमारा मॉडरेट हो जाए। मतलब आयरन का इंटेक हमारा बेटर हो जाए, ठीक है। उस केसेस में हमने चाय एंड कॉफ़ी को जो है वो अवॉइड करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा 2-3 कप जो है दिन के आपके रेगुलर चल रहे हैं, तो ट्राई करो कि मिनिमम ओनली 2 कप्स, नॉट मोर देन दैट, और वो भी आपके मील के साथ ना हो। उस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और तीसरी चीज़ ध्यान रखनी है कि अपने आप को ये मत सोचो कि आप 60 के हो गए, क्योंकि आई बिलीव एज इज़ जस्ट अ नंबर, है ना। अगर आप अपने आप को यंग महसूस करते हो तो एज का कोई फैक्टर नहीं है। आपको अंदर से महसूस हो रहा है कि आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, स्टेमिना बहुत अच्छा है, आप एक्टिव फील करते हो, आपको लाइटनेस है, आपकी डाइजेशन ठीक रहती है, रात को नींद आती है, मेंटली आप रिलैक्स फील कर रहे हो और आप खुश रहते हो, तो एज इज़ जस्ट अ नंबर। और इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आपको शुगर की क्रेविंग रहती है, आप मिठे के बहुत ज़्यादा शौकीन हो, तो मिठा को हम थोड़ा कम करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि हमने शुगर बिल्कुल ही एलिमिनेट करनी है, लेकिन ओकेजनली उसको यूज़ करो, बिकॉज शुगर कहीं ना कहीं आपकी इन्फ्लामेशन को इंक्रीज करती है। तो हमारे तो इंडिया में वैसे भी हर रोज़ कोई ना कोई ओकेजन आ ही जाता है, हर महीने में कुछ ना कुछ होता है। उस महीनों के लिए आप कुछ शुगर का इंटेक रखो, बट ये नहीं कि हर रोज़ मुझे मीठा चाय जो है वो मीठे वाली ही होनी चाहिए, या हमेशा मीठा ही खाते हैं, उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कुछ बड़ी स्पाइसी चीज़ें और चाट-चुट के भी बड़े शौकीन होते हैं, तो वो ठीक है या अगर तो आपको डाइजेस्टिव कोई मेडिकल इश्यूज़ हो? इश्यूज नहीं है, अगर आपका हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब होता है कि जब आप अपनी रूटीन में अपनी योगा भी कर रहे हो, हाँ। वॉक भी कर रहे हो, नींद भी अच्छी लेते हो, आप अपना मेंटल हाइजीन मेंटेन करो, तो ये और चाट कोई पापड़ी बीमारी नहीं है। स्पाइसी चीजें कभी खा भी लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब आपको एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा।